नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन वो आपकी संपत्ति का प्रयोग कर रहा है बिना किसी वैधानिक अधिकार के, और आप उससे अपनी संपत्ति वापस लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर आपका कब्जा हो, क्योंकि यही कानूनी रूप से भी सही है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति का स्वामित्व है, जिसके पास ओनरशिप है, केवल वही व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति इल्लीगल कार्रवाइयों का प्रयोग करके, आपके साथ मारपीट करके उसने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति से अपनी संपत्ति किस तरीके से वापस ली जा सकती है। और ये वीडियो वैसे भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं न केवल आपको सिविल कार्रवाई के बारे में बताऊंगा, यानी न केवल आपको ये बताया जाएगा कि आप अपनी संपत्ति किस तरीके से वापस ले सकते हैं, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि अवैध कब्जाधारी की बुद्धि किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कैसे कराई जा सकती है। और जो लोग ख़ास तौर से ये बात सोच कर के आगे बढ़ रहे हैं कि वो संपत्ति अपनी बाद में लेंगे, पहले उस व्यक्ति की बुद्धि सही करेंगे जिसने उनकी संपत्ति पर कब्जा किया है। तो इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे, जैसा भी आपके मामले में सूटेबल हो, जैसा आप चाह रहे हो कि आपको क्या कराना है, उसी के अनुसार आप आगे की कार्रवाई करा सकते हैं। यानी ये भी बताया जाएगा कि संपत्ति कैसे लेंगे, और ये भी बताया जाएगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कैसे कराई जा सकती है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, कानूनी अधिकार, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ यदि आप अपने मामले पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि आपके मामले में क्या होना चाहिए, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी पूरी कानूनी समस्या को एक पेपर पर लिख के और उसका फ़ोटो खींच करके भेजें। जल्द ही आपको निःशुल्क कानूनी समाधान दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको अपने मामले में क्या करना है। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सिविल तरीका, यानी सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उससे अपनी संपत्ति को वापस लें। तो किस तरीके से अपनी संपत्ति वापस ली जा सकती है, इसमें सबसे पहला है आपको अपना स्वामित्व तो बताना होता है। आप ये बताते हैं कि संपत्ति पर आपका मालिकाना हक किस तरीके से है। देखिए, हो सकता है जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है वो भी यही बात कहे कि उसका भी संपत्ति में अधिकार है। तो यदि दोनों व्यक्ति यही बात कहेंगे कि मेरा भी संपत्ति में अधिकार है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी यही बात कहेगा, तो ऐसे में विवाद का जन्म होता है। तो आपको स्पष्ट रूप से, आपको स्पष्ट तरीके से ये बताना होगा कि आपका अधिकार संपत्ति में किस तरीके से आया है, और इसके लिए आपको अपने स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज़ दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले यदि आप प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद लेना चाहते हैं, या आप न्यायालय में जाना चाहते हैं, आप किसी अधिकारी से मिलना चाहते हैं, और वो संपत्ति विवाद से रिलेटेड आप उनसे कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्वामित्व बताना होता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है, कई वीडियो में आपको बताया गया है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, जिसे दाद इलाही ज़मीन भी कहा जाता है, जो सबसे पहले आपके परदादा के नाम थी, फिर दादा के नाम आई, फिर आपके पिता के नाम आई, और अब आपके नाम है। तो जो ऐसी संपत्ति होती है उसे अनसेस्टर प्रॉपर्टी कहा जाता है। और जब आप अनसेस्टर प्रॉपर्टी में स्वामित्व की बात करते हैं, तो उसके लिए आप अपनी खतौनी दिखा सकते हैं, वसीयत दिखा सकते हैं, विरासत प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, या कोर्ट के द्वारा यदि कोई डिक्री की गई है कि किस व्यक्ति के पास कितना हक जाएगा दाद इलाही ज़मीन में, तो आप वो दिखा सकते हैं। तो ये स्वामित्व के प्रमाण होते हैं जिनसे आप संबंधित अधिकारी को ये बता सकते हैं कि संपत्ति पर आपका अधिकार है। इसी के साथ यदि आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो हमने अपनी कमाई से खुद खरीदी हो, उस पर किसी भी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं होता। तो यदि आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो आप उसे बेचने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, उसे दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी वसीयत बनाने के लिए केवल आपके पास ही अधिकार होता है, और उस पर कब्जा बनाए रखने का केवल आपका अधिकार होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके अधिकार में खनन उत्पन्न करता है या उसका हनन करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। तो आपने जान लिया प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। यदि आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो आप बैनामा दिखा सकते हैं, आपके नाम यदि किसी ने वसीयत की हो तो आप विल दिखा सकते हैं, किसी ने गिफ्ट डीड की हो तो आप वो दिखा सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी हो तो आप वो दिखा सकते हैं। तो ये कुछ प्रमाण होते हैं जिनसे आप अधिकारी को ये बात बताएंगे कि संपत्ति पर आपका स्वामित्व है। तो जब भी आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं या आप न्यायालय में जाने की सोचते हैं, तो उससे पहले आपको अपने दस्तावेज़ों को तैयार रखना होगा।
अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखिए ताकि आप किसी भी अधिकारी की मदद ले सके और उससे पुख्ता रूप से ये बता सके कि संपत्ति पर आपका हक है। तो संपत्ति के जब हम दस्तावेज की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 4 चीज़ें दिखानी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिखानी होती नहीं है बल्कि ये आप तैयार करके अपने पास रखिए ताकि अधिकारियों पर ये प्रभाव पड़े या न्यायालय के समक्ष आप अपनी समस्या को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रख सके। उसके लिए आपके पास 4 दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है। सबसे पहला होता है मालिकाना हक का प्रमाण। आप ये बताते हैं कि आपका स्वामित्व किस तरीके से संपत्ति के अंदर है, या तो वो आपने किसी के नाम की है, या तो किसी ने वो आपके नाम की है, या फिर आपने उसे खुद खरीदी थी, या फिर वो आपके पिता के नाम थी जो आपके नाम आई है। तो जिस तरीके से भी संपत्ति का मालिकाना हक आपको मिलता है, आपको उससे जुड़े दस्तावेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, खतौनी, बैनामा या पावर ऑफ अटर्नी या विल या गिफ्ट डीड, तो ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं जो मालिकाना हक का प्रमाण होते हैं, जो आपके मालिकाना हक का सबूत होते हैं। इसी के साथ आपको कब्जे का प्रमाण दिखाना होता है। आप न्यायालय को या संबंधित अधिकारी को ये बात बताएंगे कि संपत्ति पर पूर्व में आपका कब्जा था। आप ये बताएंगे कि आपसे कब्जा छीन लिया गया, दूसरे व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है। तो ये बताने के लिए आपको कब्जे का प्रमाण देना होगा। आप कोई फ़ोटो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, स्थानीय लोगों के बयान करा सकते हैं, जिनसे ये पता चले कि संपत्ति पर पूर्व में आपका कब्जा था। इसी के साथ आप रसीदें दिखा सकते हैं, जो बिल होता है, जैसे बिजली का बिल हो सकता है, हाउस टैक्स की रसीद हो सकती है, जिनसे ये साबित होता है कि संपत्ति पर जो ओनरशिप है वो आपकी है और इस पर कब्जा भी पूर्व में आपका था, लेकिन अवैध कब्जाधारी ने इल्लीगल गतिविधियों का प्रयोग करके आपसे आपका कब्जा छीन लिया। तो ये 3 दस्तावेज है। चौथा दस्तावेज होता है यदि आपके बीच कोई पंचायतनामा हुआ हो या फिर सुलहनामा हुआ हो, समझौतानामा हुआ हो, मोजिज व्यक्तियों के द्वारा किसी बात को लेकर के समझौता कराया गया हो और दूसरा व्यक्ति उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो ये दस्तावेज भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपका कानूनी पक्ष मजबूत हो सके। दोस्तों, अब आपने दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। ये अभी मैं आपको सिविल की कार्रवाई बता रहा हूँ जो आपकी संपत्ति आपको वापस दिलाने में मदद करती है, और जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो इससे भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसे जानने के लिए वीडियो में बने रहे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप उस व्यक्ति को सबक सिखा सकेंगे यदि आप क्रिमिनल कार्रवाई की बात को समझते हैं। तो जब आपने दस्तावेज तैयार कर लिए है तो आपको सीधे कोर्ट में नहीं जाना है। देखिए, कोर्ट सबसे अंतिम ऑप्शन होता है यदि प्रशासनिक स्तर पर आपकी समस्या का हल नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले आपको कोर्ट में नहीं जाना है, आपको प्रशासनिक अधिकारियों की मदद लेनी है। प्रशासनिक अधिकारियों में आप एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं, तहसीलदार के पास जा सकते हैं, और सबसे पहले आपको प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कराने की सोचना चाहिए। आप एसडीएम के पास शिकायत करें। जो आपकी तहसील का जो एसडीएम साहब होते हैं, आप उनके पास शिकायत करते हैं। आप बताते हैं कि इस स्थान पर इस मौजे में मेरा खसरा नंबर या प्लॉट नंबर ये है, इसकी तहसील ये है जो आपके अंतर्गत आती है, और संबंधित व्यक्ति के द्वारा आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, और अपने स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज जो आपने अभी तैयार करके रखे थे वो आपको इस शिकायत पत्र के साथ लगाने होंगे, जिससे ये साबित होगा कि संपत्ति पर वास्तविकता में आपका हक है। इसी के साथ आपको सभी दस्तावेज और प्रमाण इसके साथ लगाने हैं। कब्जे का प्रमाण भी लगाना है, मालिकाना हक का प्रमाण भी लगाना है, हाउस टैक्स या बिजली की रसीद भी लगानी है। तो ये सारे दस्तावेज तैयार कर लेने के बाद जब आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपका कानूनी पक्ष मजबूत होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपने पूर्व में शिकायत दर्ज करा रखी थी। यदि आपने कहीं पर पहले शिकायत कर रखी हो तो आप उसकी कॉपी भी इस शिकायत पत्र के साथ लगाइए। देखिए, यदि आप प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कराते हैं तो ये आपके मामले के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बाद का विषय है कि प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, लेकिन यदि आप शिकायत दर्ज आपने करा दी है तो न्यायालय में भी आप अपना मामला रख सकेंगे और ये बता सकेंगे कि मैं कब से इस अवैध कब्जे के खिलाफ हूँ। तो शिकायत दर्ज करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका लाभ है, और भविष्य में भी इससे आपको लाभ ही होगा। तो व्यक्तिगत रूप से भी आप एसडीएम साहब से मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी होती है वो जो उनके पीए वगैरह होते हैं उनसे वो सेटलमेंट कर लेते हैं या उन्हें रिश्वत दे देते हैं, और संबंधित मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तो यदि कुछ ऐसा होता है या जो अधीन जो कर्मचारी होते हैं वो आपके मामले में कोई सुनवाई नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते, या यदि एसडीएम साहब ने पटवारी को आदेश किया और वो वहाँ जाकर के दूसरी पार्टी से रिश्वत ले लेता है, गलत रिपोर्ट लगा देता है, तो यदि आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपके मामले में ऐसा हो रहा है, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी एसडीएम साहब से मिल सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं अपनी पूरी समस्या, और प्रशासनिक कार्यवाही का विवरण दे सकते हैं कि किस अधिकारी के द्वारा आपके मामले को डिले किया जा रहा है, जबकि ये एक कानूनन अपराध है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा
लगातार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ये बातें आप बताएंगे व्यक्तिगत रूप से मिलकर, और यदि आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समय लेना होगा। आप उनके ऑफिस में जाकर, उनके कार्यालय में जाकर के पूछ सकते हैं कि वो किस दिन किस समय बैठते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी बहुत लाभ होता है। इसी के साथ आप एसडीएम साहब की मदद ले सकते हैं धारा 164 के तहत कार्रवाई करने के लिए। जो सेक्शन 164 है और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से जो कानून पूरे भारत में लागू हुआ, उसकी धारा 164 के तहत आप संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। ये धारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये आदेश देती है यदि किसी भी संपत्ति को लेकर के शांति भंग हो सकती है, और जो प्रार्थी है वो ये प्रार्थना कर रहा है, वो ये गुहार कर रहा है कि शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, और आप यानी आपकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है, और आप शिकायत पत्र में ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि शांति भंग होने की प्रबल संभावना है क्योंकि दूसरे व्यक्ति के द्वारा इलीगल गतिविधियां की जा रही है, और मैं तो उसे रोकूंगा क्योंकि वो मेरी संपत्ति है, वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। और यदि शांति भंग होने की संभावना है तो धारा 164 के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यदि आप धारा 164 की ड्राफ्टिंग एक बेहतर तरीके से कराते हैं, एक अच्छे वकील से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से धारा 164 की कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि आप अपने पक्ष को बेहतर तरीके से रख रहे हैं। फिर उसके बाद बहस होगी, दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा, उससे साक्ष्य मांगे जाएंगे। यदि वो साक्ष्य देने में आनाकानी करता है या वो कोई बात अपनी स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाता और वहाँ पर शांति भंग करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा और आपकी संपत्ति आपको वापस करा दी जाएगी। तो आप साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं और कब्जा वापस ले सकते हैं। तो ये थी सिविल कार्यवाही जिसमें आपने जाना कि आप किस तरीके से अपनी संपत्ति को वापस ले सकेंगे। अभी तक आपने ये जाना है कि आप प्रशासनिक स्तर पर कानूनी कार्रवाई किस तरीके से करा सकते हैं। अब देखिए, ये दो तरीके हो सकते हैं। आपने पहले शिकायत दर्ज कराई, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले, आपने सारी जो कार्यवाही है वो कर ली है जो कि प्रशासनिक स्तर पर की जानी थी, लेकिन उसके बाद भी संबंधित अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि आपको न्यायालय में जाना होगा और आपके मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर आपको कोर्ट में जाना होता है। सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस भी आप कर सकते हैं या फिर सूट फॉर पोजीशन भी कर सकते हैं कब्जा वापस लेने के लिए। जैसे भी आपके मामले में स्थिति होती है, स्वामित्व का यदि विवाद होता है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, तो ऐसे में स्वामित्व का निर्धारण न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। तो आप ऐसी स्थिति के अंदर न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा यदि प्रशासनिक स्तर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर सिविल कार्रवाई समाप्त होती है। अब आप इस वीडियो के महत्वपूर्ण पहलू को जानने वाले हैं, वो ये है कि अवैध कब्जाधारी की बुद्धि को सही करने के लिए प्रशासनिक कदम किस प्रकार से उठाए जाएंगे और किस तरीके से पुलिस की मदद लेकर उस व्यक्ति को सबक सिखाया जा सकता है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। देखिए, जो सिविल कार्रवाई थी उसमें सबसे पहले आपने साबित किया था अपना स्वामित्व। उसमें आपने बताया था कि आपकी संपत्ति पर आपका स्वामित्व किस तरीके से था। यदि आप सिविल कार्रवाई कराना चाहते हैं तो स्वामित्व बताना होगा। और जहां बात करते हैं क्रिमिनल कार्रवाई की, तो जब भी आप क्रिमिनल कार्रवाई के लिए शिकायत पत्र दायर करेंगे तो उसमें आप बताएंगे अपराध। आप ये बताएंगे कि अवैध कब्जाधारी के द्वारा इल्लीगल गतिविधियों का प्रयोग करके आपकी संपत्ति पर कब्जा किया गया, जो कि कानूनन जुर्म है। आप ये बताएंगे कि किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके वो नाम होती है। कानून केवल उसको इजाज़त देता है कि जिस व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, केवल वही उसका इस्तेमाल कर सकता है। और यदि दूसरा व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के उसका प्रयोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, इल्लीगल तरीके से उस पर कब्जा कर रहा है, तो ये कानूनन अपराध है। और ऐसे व्यक्ति को दंडित कराने के लिए बीएनएस भारतीय न्याय संहिता प्रावधान करती है। बीएनएस जो एक दंड देने का विधान है, उसके तहत ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो कोई भी किसी की संपत्ति का मिसयूज करता है और बिना किसी वैधानिक अधिकार के किसी और की संपत्ति पर कब्जा करता है। तो वहाँ पर आपने स्वामित्व बताया था, यहाँ पर आप अपराध बताएंगे और ये बताएंगे कि अवैध कब्जा एक अपराध है। इसी के साथ आपराधिक कार्यवाही पुलिस से संबंधित होती है, तो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी। आप पुलिस वालों के पास, जो नज़दीकी थाना होता है, आप उनके पास जाएंगे और संपत्ति का प्रमाण बाद में देंगे। पहले अपराध बताएंगे कि किस तरीके की गतिविधियाँ की जा रही है, आप किस प्रकार से ये साबित कर सकते हैं कि वहाँ पर अपराध हुआ है। देखिए, इससे जुड़े भी कुछ बिंदु होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है, आपके साथ मारपीट का यदि वीडियो हो या फोटो हो, कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो, उसकी रिकॉर्डिंग हो,
जो ये साबित करती हो कि अवैध कब्जाधारी के द्वारा आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आपके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, आपके घर में रहने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, उनको परेशान किया गया। जिस तरीके की भी घटनाएं आपके साथ हुई है, आपको उनका विवरण देना होगा और इसी तरीके से आप ये अपराध साबित कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है अपराध साबित करने का, वो होता है मारपीट के बाद का कराया गया मेडिकल। यदि अवैध कब्जाधारी के द्वारा आपको चोट पहुंचाई गई है तो तुरंत उसका मेडिकल कराएं ताकि आप शिकायत पत्र के साथ उसे लगा सकें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में तेजी आए और उस व्यक्ति को दंडित कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। इसी के साथ दूसरे व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड बताइए। जो अवैध कब्जाधारी है उसका चरित्र किस प्रकार का है, गाँव में या समाज में या जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ पर उसका चरित्र किस प्रकार का है, गांव के लोग उसे क्या समझते हैं, ये बातें आपको बतानी होगी। यदि वो पूर्व से कोई बदमाश हो या गैंगस्टर हो या भूमाफिया हो, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करता हो, तो इन सभी बातों का जिक्र आपको करना होगा। ये सभी एक जटिल प्रक्रिया है। आप हो सके तो प्रारंभ से ही एक वकील को कीजिए ताकि वो सारी व्यवस्था को बना करके चले और आपके कानूनी पक्ष को मजबूत बना करके चले, ताकि आपकी जो संपत्ति है वो भी आपको मिल सके और संबंधित व्यक्ति को सबक भी सिखाया जा सके। इसी के साथ आप स्थानीय लोगों के बयान करा सकते हैं, जो वहाँ पर स्थलीय लोग हो जिन्होंने वो घटना होती हुई देखी हो, आप उन व्यक्तियों के बयान भी करा सकते हैं। तो ये कुछ पुख्ता सबूत होते हैं जिससे ये साबित होता है कि अवैध कब्जाधारी के द्वारा इल्लीगल गतिविधियाँ की गई और संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए मारपीट की गई या गाली गलौज की गई, दुर्व्यवहार किया गया। और जब आपके पास ये सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आप स्थानीय थाने में भी जा सकते हैं, जो आपके पास का पुलिस स्टेशन होता है, आप उसमें जाइए और बताइए कि इस स्थान पर अवैध गतिविधियाँ की जा रही है, अपराध किया जा रहा है, और संबंधित पुलिस अधिकारी उस मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। और ये जो शिकायतें आप प्रभावी पोर्टल्स पर भी डलवा सकते हैं, जो सरकार के द्वारा ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च की गई है, आप उनके माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपको ये भी पता होगा कि आपके मामले में क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा जाँच की जा रही है, अवैध कब्जाधारी ने अपने पक्ष में क्या प्रमाण दिए हैं, उसने क्या बताया है। तो ये जो जानकारियाँ हैं ये आप संबंधित पोर्टलों पर शिकायत दर्ज करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है आपने पुलिस वालों के पास शिकायत दर्ज कराई आपने पुलिस वालों के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद पुलिस अधिकारी दूसरी पार्टी से मिल गया है। तो यदि आपके मामले में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उच्च अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराएंगे। जिस तरीके से सिविल कार्यवाही कराने के लिए आप एसडीएम साहब से मिले थे, ठीक इसी प्रकार से आप क्रिमिनल कार्रवाई कराने के लिए एसएसपी साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। पुलिस अधीक्षक से, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है पूरे ज़िले का, जो पुलिस अधिकारी होता है, आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि किस तरीके से अपराध किया जा रहा है और स्थानीय थाने के द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है और उन्होंने उससे रिश्वत ले ली है। जिस तरीके के भी कंडीशन आपके मामले में हो वो आप उच्च अधिकारी को बता सकते हैं, उन्हें अवगत करा सकते हैं। इसी के साथ शिकायत का फीडबैक लेते रहे, क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से मौके का मायना किया गया, कहाँ पर ये देखा गया कि संपत्ति से संबंधित जो विवाद था उससे रिलेटेड जो मारपीट है वो किस स्थान पर हुई। तो ये सारी जानकारी है, आप इनकी जो फीडबैक है वो लेते रहे ताकि आपको पता चले आपके शिकायत पत्र पर क्या कानूनी कार्रवाई और कब की जा रही है। इसी के साथ आप उसकी जो अवैध कब्जाधारी है उसकी बुद्धि सही करा सकते हैं, क्योंकि यदि उसने आपके साथ ऐसा किया है और आपने पुख्ता सबूत प्रस्तुत कर दिए हैं तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उस व्यक्ति पर जो आपराधिक मुकदमा है वो दर्ज कर दिया जाता है। इस तरीके से उस व्यक्ति को आप जेल में पहुंचवा सकते हैं और उसके बाद आप इसका सहारा ले सकते हैं। जो एफआईआर दर्ज होगी यही एफआईआर आप अपने सिविल केस में भी लगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की थी, जिससे आपका सिविल का केस भी मजबूत होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपने जानी। सिविल की कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई, अपनी संपत्ति वापस लेने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। इससे रिलेटेड यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है, आप कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका भी आपको बहुत ही जल्द उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।